ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले तो मैं 1 मिनट यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स। आज हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। लूप्स में कंडीशनल, और जैसे ही हम लूप्स ख़त्म करेंगे तो लूप्स ख़त्म होते ही बेसिकली आपके बहुत सारे यहाँ से लॉजिक बिल्डिंग के प्रोग्राम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जल्दी से मेन फंक्शन बना लूँगा, और मेन फंक्शन के साथ साथ ही मैं यहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स को भी इंक्लूड कर लूँगा, जो कि है मेरी एक math.h और दूसरी stdio.h। तो यहाँ पे मैंने दोनों हेडर फाइल्स को भी इंक्लूड कर लिया है। लूप्स हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक होता है फॉर लूप, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक होता है वाइल लूप, जो भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो थर्ड लूप होता है वो होता है डू वाइल लूप। उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, मैंने भी आज तक बहुत कम ही बार करा होगा, ना के बराबर यूज़ करा होगा, बट वो भी एक ऑप्शन है लूप्स का। तो लूप्स का कंसेप्ट क्या है? मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है। सपोज़ मुझे प्रिंट करवाना है बार बार हेलो वर्ल्ड। मुझे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। यहाँ पे एक \n दे दूँगा। और ये जो मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, इसको मेरे पास 5 बार प्रिंट कराने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, मैं इसको यहीं से ऐसे Ctrl+D दबा के इसको 5 बार कॉपी करूं। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी हो गया है, इसने यहाँ पे ही 4 लाइन ले ली है, क्योंकि 4 बार मैंने इसको कॉपी करा है। तो यहाँ पे 5 बार 6 बार जितनी बार आप कॉपी करना चाहो आप कॉपी करके चला सकते हो। लेकिन अगर आपको यही काम 1000 बार करना हो तो 1000 बार करने में ऐसे ही बार बार अगर आप कॉपी करते चले जाओगे तो कोड अच्छा नहीं लगेगा देखने में। सेकेंडली, आपका जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसे ज़्यादा लाइंस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो वो प्रोग्राम भी स्लो होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, आप पहले लिखते हो फॉर, उसके बाद आप देते हो ये ब्रैकेट्स के बाद आप यहाँ पे इंटीजर आप पहले भी डिक्लेयर कर सकते हो, इसमें भी डिक्लेयर कर सकते हो। मैं लूप के अंदर ही डिक्लेयर करना पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले आप डिक्लेयर करोगे अपना इंटीजर, जो कि आई होगा। लूप्स में हम अक्सर आई को ही आइट्रेट करते हैं, आई को ही बार बार चेंज करते हैं। बाकी आप जौन सा वेरिएबल लेना चाहो, यहाँ पे आप ए लेना चाहो, बी लेना चाहो, सी लेना चाहो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो आई लूप हमारा हमेशा इनिशियलाइज, ये जो मैंने पहला सेमीकोलन के पहले ये जितना कुछ भी लिखा है, ये मैंने एक तो अपने लूप में वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। सेकेंडली, मैंने लूप का एंट्री पॉइंट लिखा है कि लूप शुरू कहाँ से होगा। अब अगर मुझे हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करवाना है तो मैं डाल दूंगा आई <5, क्योंकि हम जो इनिशियलाइजेशन है वो 0 से कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो <5, या फिर हम यहाँ पे डाल सकते हैं <4, तब भी हमारा 5 बार ही प्रिंट होगा। और यहाँ पे हम ऑपरेटर लगा देंगे i++। तो ये जो i++ ऑपरेटर है, इसको लगाना ज़रूरी है। अगर इसे नहीं लगाओगे तो i की वैल्यू 0 से आगे कभी जाएगी नहीं, और ये लूप जो है वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, जो कि वही काम करेगा जो एक ही लाइन को बार बार लिखने से, रिकर्सिव बनाने से होगा। मेमोरी फुल हो जाएगी, और मेमोरी फुल होने के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा। मेमोरी नहीं, बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो होगा आपका, पर उसकी बात भी कभी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हेलो वर्ल्ड। तो अब क्या होगा, ये जो हेलो वर्ल्ड है, मैं एक यहाँ पे \n भी डाल देता हूँ, उससे नेक्स्ट लाइन में आता रहेगा। तो मैंने एक लूप चला दिया है, जिसको मैंने स्टार्ट किया है 0 पे और ख़त्म हो रहा है वो 4 पे, और बार बार i की वैल्यू प्लस हो रही है। तो ये i=0 के लिए ट्रू होगा, i=1 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए ट्रू होगा, और 4 के लिए ट्रू होगा। फिर यहाँ पे जब ये वापस आएगा, ऐसे होगा, पहले इनिशियलाइजेशन चेक करेगा क्या है, 0 है, <4 है, यानी चेक करेगा। और ये चीज़ जो है यहाँ पे ट्रू हो रही है, क्योंकि i0 है, <4 है। तो अब ये लूप के अंदर एंटर कर जाएगा, printf को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा, ये जो हमने ऑपरेटर डाला हुआ है, यहाँ पे चेक करेगा i++। होने के बाद अब i की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 जो है वो <4 ही होता है। तो फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से यहाँ पे आएगा i++2 हो जाएगा, 2 <4 है। तो ऐसे करके जब तक i की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, तब तक ये जो लाइन है एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसको एक बार सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट होके आ गया है। सिमिलरली यही काम हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, पर वाइल लूप में जो है हमें जो अपना डिक्लेरेशन है इंटीजर का, जो हम यूज़ करने वाले हैं अपनी कंडीशन बनाने के लिए, उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये जो लूप्स हैं, यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं ना।
आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो, क्योंकि अब आपने इफ़ एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी पढ़ ली हैं। अगर मैं चाहूँ तो पैटर्न्स पे बहुत लंबी एक वीडियो भी आ सकती है, मैं थोड़ी बहुत है क्वेश्चंस इसमें भी कराऊंगा। उसके बाद हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिस में है वो पैटर्न्स प्रिंटिंग की ही प्रैक्टिस करेंगे, यहीं से सारी लॉजिक बिल्डिंग भी शुरू हो जाती है। तो जो अगला लूप है वो है हमारा वाइल लूप। फॉर लूप क्या है, हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, वो इनिशियलाइज़ होता है, बाद में कंडीशंस चेक होती रहती हैं, जब तक वो ट्रू है तब तक वो जो लूप है वो चलता रहता है। लेकिन वाइल में क्या होता है, हम वाइल में जब वाइल लिखते हैं तो स्टार्टिंग में ही फंक्शन जो हमारा लूप है वो कहाँ ख़त्म होना है उसकी कंडीशन को सेट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंट आई बना देता हूँ इक्वल्स टू लेस से 0। ओके, अब मैं यहाँ पे वाइल लूप लिखूँगा। तो वाइल लूप के लिए जो आपका सिंटेक्स है वो क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे वाइल, फिर डालोगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में आप अपनी कंडीशन डाल दोगे, जैसे आई लेस देन 5, क्योंकि मुझे 5 बार अपना जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट कराना है। उसके बाद आप डाल दोगे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आप डाल दोगे अपनी प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट एफ में आप डाल दोगे हेलो वर्ल्ड, ओ छोटा कर देते हैं, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। और इसमें क्या करना होता है, जो हमारा प्लस प्लस ऑपरेटर था फॉर लूप में इन वाले ब्रैकेट्स में आ रहा था, लेकिन ये चीज़ जो है अब हमें यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी आई प्लस प्लस। इस बार ये चीज़ जो है वो हमें अंदर डालनी पड़ेगी, वरना आई की वैल्यू प्लस प्लस नहीं होगी। तो ये लूप भी सेम ही काम करेगा। तो मैंने बैकस्लैश एन नहीं डाला, एक बार बैकस्लैश एन डाल के इसको रन करते हैं ताकि कोड अच्छे से दिखे। तो फिर से मेरा हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट हो चुका है। अब जो हमारे पास तीसरा लूप होता है, ये मैं लूप्स इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन है, इनका यूज़ कैसे करना है मेन बात वो होती है। क्योंकि अब मैं चाहूँ तो मैं प्रेजेंटेशन में आधा घंटा खपा सकता हूँ कि लूप ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे जा रहा है, ये हो रहा है। बट डिक्लेरेशन और उसको यूज़ करने का जो केस है, वहाँ पे आप जो लॉजिक बनाओगे वो मेन चीज़ है। लूप ऐसे लिखना विखना ये सब ब्रेक डाउन हो सकता है, मैं टोकन्स का ब्रेक डाउन बना सकता हूँ, मैं इसमें बहुत सारा ब्रेक डाउन बना सकता हूँ, पर उतनी कुछ ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि यह काम क्या कर रहा है, किस काम के लिए होता है। अब वाइल लूप हमारा क्या होता है, हम यहाँ एंट्री पे ही जो इसकी एग्जिट पॉइंट है उसको डिक्लेयर कर देते हैं। आई प्लस प्लस इस बार हमारा अंदर है, इसको हम यहाँ डिक्लेयर नहीं करते हैं। यहाँ अंदर हम अपनी बॉडी लिख देते हैं जो भी हमें लिखना होता है, और वो चीज़ एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक ये जो कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए। तो अगर मुझे इसे इनफाइनाइट लूप बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रू। ट्रू एक कीवर्ड है जो हमारे लूप्स को इनफाइनाइट बना देता है। तो अगर हम इनफाइनाइट यहाँ पे डाल देंगे तो वाइल ट्रू तक ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। अच्छा हाँ, ट्रू जो है मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं करा है, तो इंट ट्रू। अब यहाँ पे वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया है। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये लूप चलता चला जाएगा, देखो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले अपना टर्मिनल एंड करूँ, प्रोसेसर यूजेज बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये चीज़ होती है ट्रू, जो हमारा कीवर्ड है उसे हम यूज़ कर सकते हैं इनफाइनाइट लूप्स चलाने के लिए। अब जो हमारा तीसरा लूप है और लास्ट लूप है उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, वो होता है हमारा डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, पहले आप डू लिख दोगे, कर्ली ब्रेसेस में आपको जो काम करवाना है आप वो लिख दोगे, लेकिन मुझे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। अच्छा, वाइल लूप और डू वाइल लूप में आपको जो डिक्लेरेशन है वो पहले ही करना पड़ता है अपने वेरिएबल का, वो आप बाद में नहीं कर सकते हो। लेकिन उसमें फॉर लूप में आप लूप के अंदर ही वेरिएबल भी अपना डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब जब आप लूप को इनिशियलाइज कर रहे हो तभी। अब यहाँ पे जो इसकी एग्जिट कंडीशन है वो मुझे कहाँ डालनी है, वो मुझे यहाँ डालनी है लूप ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा वाइल आई लेस देन 5, सॉरी कॉमा दम क्या गलती से, लेस देन 5। और यहाँ पे इसमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। और सेकेंडली यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को बार बार प्लस प्लस करूँगा। तो सिमिलरली जैसा हमारा वाइल लूप था कुछ वैसा ही हमारा डू वाइल लूप है, बस इसमें जो चीज़ होती है वो ये होती है अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो भी ये एक बार रन कर ही जाएगा। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कंडीशन ट्रू ही रहेगी, तो 5 बार मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। रन करके देख लेते हैं, तो आ गए 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके। लेकिन अगर ये जो वाइल में कंडीशन है इसको मैं फॉल्स भी डाल दूंगा तो भी ये लूप एक बार तो एटलीस्ट चलेगा ही चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स डाल देता हूँ, आई नॉट इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि जो ये नॉट इक्वल टू 0 है ये स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जा रही है, क्योंकि आई जो है वो हमारा 0 के इक्वल है। इस आई प्लस प्लस को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो लूप में एंटर होते ही आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे इनफाइनाइट नहीं बनाना है। अब आप देख सकते हो आई की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तक ये चलना चाहिए, जो कि कंडीशन जो है स्टार्टिंग में ही, अगर ये मैं वाइल लूप में लिखूंगा
तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप कभी चलेगा ही नहीं। या फिर मैं इसी चीज़ को अगर मैं फॉर लूप में भी लिख दूंगा तो कंडीशन फॉल्स है, वो कभी चलेगा ही नहीं। लेकिन ये वाला जो लूप है कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एक बार अपने आप को रन कर ही लेगा। तो रन कोड करके देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक बार इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, और इसकी जो कंडीशन थी वो चूंकि यहाँ लास्ट में थी और सी एक प्रोसीजनल लैंग्वेज है, इसलिए इसने लास्ट में ही आके कंडीशन चेक करी। और क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो आप लोग फॉल्स हो रही है, तो इसने इस लूप को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब ये था इन तीनों लूप्स का एक सिंटैक्स। और एक बार मैं डू वाइल लूप आप देख सकते हो सिर्फ एक बार रन हो जाता है, बाद में कंडीशन चेक करता है, वाइल लूप जैसा ही है। बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एक बार वाइल और डू वाइल वाइल और फॉर लूप की एक बार वर्किंग्स बता देता हूँ। तो वाइल लूप का क्या काम है, ये मैं वाइल लूप की यहाँ पे टेम्पलेट लगा लेता हूँ एक बार। तो वाइल लूप में क्या है, यहाँ पे आप अपनी कंडीशन डाल दोगे, जो भी आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मुझे 5 बार प्रिंट करना है, इसमें इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पे देख रहे हो 0 है, और इनिशियलाइजेशन अब एक बार ही होती है वाइल लूप में। फॉर लूप में क्या होता है, कई बार जब आप नेस्टेड लूप्स पढ़ोगे वहाँ पे आप कई बार कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाओगे जो आप चाहोगे कि बार बार वहीं से री इनिशियलाइज हों, तो ऐसे भी कुछ होता है नेस्टेड लूप में, मैं अभी बताऊंगा। तो वाइल लूप में सिंपली आप यहाँ कंडीशन डालते हो, वो पहले कंडीशन चेक करता है, काम करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, काम करता है, जब तक कि वो जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। इसके अलावा जो फॉर लूप होता है, इसमें आप सबसे पहले अपनी इनिशियलाइजेशन डालते हो, जैसे कि i = 0 या 1, चलो 0 डालते हैं। उसके बाद आप अपनी कंडीशन डालते हो, जो कंडीशन ये चेक करेगा, जैसे i < 5। इसके बाद आप ये डालते हो कि जो आपका वेरिएबल है वो ++ होगा या -- होगा। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा i++। अब ये i को <5 यानी कि i = 4 तक रन करेगा। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी वो इस कंडीशन को फॉल्स करेगी और लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, जैसे ये एक मेरा लूप है फॉर, इसके ही अंदर मैं यहाँ पे एक और बार अपना फॉर लूप जो है इनिशियलाइज़ कर दूँ। इस बार int j = 0 और j < 5 या ग्रेटर देन या लेस देन ही लगा देते हैं, < 5, और j माइनस कर देते हैं इस बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने j के लिए एक लूप चला दिया है। तो ये है नेस्टेड लूप। इसमें क्या होगा, पहले यहाँ पे ये इनिशियलाइज़ करेगा, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, फिर ये यहाँ अंदर इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे j = 0 के लिए रन करेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। फिर जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, एंड होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद ये फिर से यहाँ पे i पे आएगा और यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर से ये वाला लूप चलेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि ये वाला जो लूप है आपका int j, ये 5 बार चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसे लूप के अंदर है जो लूप 5 बार एग्जीक्यूट होना है। तो ये वाला जो लूप है ये भी 5 बार एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके के लूप्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, पैटर्न प्रिंटिंग में। पैटर्न प्रिंटिंग में बहुत सारे नेस्टेड लूप्स यूज़ होते हैं और लॉजिक्स यूज़ होते हैं। फ़िलहाल ये तो मैंने आपको चलो बता दिया कि आपके लूप्स जो है वो इनिशियलाइज कैसे होते हैं, उनकी वर्किंग क्या क्या है, उनकी वर्किंग क्या क्या होती है। अब इसके अलावा हम लूप्स को कहाँ यूज़ करते हैं, तो लूप्स को हम लीनियर सर्च के लिए यूज़ करते हैं। लीनियर सर्च एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आगे आएगा जब मैं एरेज पढ़ा दूंगा तो लीनियर सर्च के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा हम लूप ऐसी जगह पे भी चेक कर सकते हैं, चीज़ों को चेक करने के लिए होता है, जो चीज़ें मल्टीपल टाइम्स आ रही हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसका एक यूज़ केस अभी बताते हैं। चलो, एक हम नंबर डिटरमाइन करते हैं कि जो हमने नंबर डाला हुआ है वो प्राइम नंबर है या नहीं। अच्छा, प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम जो होता है, कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि प्राइम नंबर के लिए प्रोग्राम लिखो। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं एक स्किल्ड प्रोग्रामर में और एक अनस्किल्ड प्रोग्रामर में। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा टाइम और स्पेस डिस्पैरिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें सिंपल सी एक बात है कि एक लिमिट है जहाँ तक आप अपने जो प्रोग्राम की स्पीड है उसको फास्ट कर सकते हो कम से कम कोड लिखते हुए। उसके बाद या तो आपको कोड बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तब आपका प्रोग्राम फास्ट होगा, या फिर अगर आपको कोड कम करना है तो आपको अपने प्रोग्राम को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ देखते हैं कि कोई नंबर अगर प्राइम नंबर है तो ये चीज़ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो मैं सबसे पहले एक इंटीजर बना देता हूँ j। अब इसमें हम एक नंबर डाल देते हैं जो कि लेस से प्राइम नंबर डाल देते हैं, जैसे कि 11। अब 11 मेरा प्राइम नंबर है। ये चीज़ क्या डिटरमाइन करती है, अब सब लोगों को मैथ्स का ये बेसिक फॉर्मूला पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। अब ये डेफिनेशन कंप्यूटर में यहाँ पे आके जब यहाँ तक आप आ गए हो
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंडीशन है ये एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हो कि या तो 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, ये तो एक यूनिवर्सल बात है, क्योंकि हर नंबर खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप ये नहीं कह सकते हो किसी की कंडीशन की अगर ऐसा होगा तो प्राइम नंबर होगा। लेकिन प्राइम नंबर की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि 2 से लेके उस नंबर के बीच तक आपको उसका कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वैसे सिंपली इसका प्रोग्राम आप क्या करोगे। यहाँ पे आप एक वेरिएबल और लोगे, यहाँ पे इंट जे लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे आप लोगे काउंट वेरिएबल आप बहुत यूज़ करोगे एज काउंटर। अभी मैं इसको इनिशियली 0 रखूँगा, ठीक है। इंट काउंट हमारे पास 0 आ गया है और यहाँ पे इंट आई यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है कि ये जो नंबर है ये प्राइम है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 से चलाएंगे हम इस लूप को, क्योंकि हम 0 से वैसे भी डिवाइड करके देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी नंबर आप 0 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। बाकी यहाँ पे हम math.h इंक्लूडेड रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम मॉड्यूलस फंक्शन का मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो अब मैं इसमें क्या डालूँगा लूप में, मैं चेक करूँगा कि मेरा जो नंबर है ये जो j है ये परसेंटाइल i, यानी जब मैं इसको i से डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे i जो है हम यहाँ पे लेस देन j रखेंगे, ठीक है, क्योंकि j से एक नंबर पहले तक ही चेक करना है क्योंकि खुद से तो वो डिविजिबल है ही है। तो परसेंटाइल हम चेक करेंगे कि वो इक्वल 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है। जैसे 11 परसेंटाइल 11 अगर हम करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो रिमाइंडर है ये चेक करे कि वो रिमाइंडर 0 है या नहीं। अब हम इस चीज़ का ट्रैक कैसे रखेंगे कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल का यूज़ करेंगे और काउंट को जितनी बार भी कोई ऐसा नंबर आएगा जिससे हमारा जो नंबर है वो फुल्ली डिविजिबल है तो काउंट हमारा 1 से प्लस हो जाएगा। अब जब ये वाला लूप खुद को फुल्ली एग्जीक्यूट कर लेगा फिर हम यहाँ पे डाल लेंगे इफ़ कंडीशन। इसमें हमें क्या करना है, अगर जो काउंट है वो काउंट अगर 0 0 आया है इक्वल टू 0 है या फिर यहाँ पे इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि हर नंबर 1 से तो डिविजिबल होता ही है। तो ये जब 1 के लिए चेक करेगा तो आंसर 0 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा बाय 1, तो काउंट 1 तो हो ही जाएगा। अगर काउंट इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे printf द नंबर इज प्राइम, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे प्राइम नंबर को डिटरमाइन करने के लिए। और यहाँ पे मैं एल्स इफ डाल दूँगा, क्योंकि एल्स डाल दूँगा तो वो तो एग्जीक्यूट होएगा ही होएगा। तो मैं एल्स इफ डाल दूँगा, सॉरी मैंने गलत ब्रैकेट्स लगा दिए। एल्स इफ में मैं क्या डाल लूँगा कि अगर जो काउंट की वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो जाती है, काउंट इज़ ग्रेटर देन 1, उस कंडीशन में क्या होगा, जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कंडीशन डाल दूँगा, वो स्टेटमेंट डाल दूँगा और प्रिंट एफ में डलवा दूँगा द नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो ये सिंपल सा एक बेसिक सा प्रोग्राम है प्राइम नंबर को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे हम जो मैं आपको टाइम एंड स्पेस बता रहा हूँ वो भी मैं आपको इसी से बताऊँगा। इसी से आपको पता चलेगा कि एक एफिशिएंट प्रोग्रामर में जो लॉजिक बिल्डिंग जानता है और वर्सेस उसमें जिसने सिंटैक्स और प्रोग्राम सीखा है उसमें क्या अंतर होता है। तो इसको एक बार रन करके देखेंगे तो नंबर इस प्राइम आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई नॉन प्राइम नंबर डाल लूँगा जैसे कि 10, अब इसको एक बार सेव करके रन करके देखते हैं, द नंबर इज़ नॉट प्राइम। अब जो मैं आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि ये जो प्रोग्राम है ये i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन j तक चल रहा है। तो इन शॉर्ट ये जो प्रोग्राम है ये 10 बार रन कर रहा है। अब अगर कोई एक सोचने वाला बंदा होगा जो थोड़ी सी यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाएगा, वो क्या सोचेगा कि हर नंबर 1 से तो डिविजिबल है ही है, तो यहाँ पर 1 हटा देते हैं, हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब आपका जो लूप है वो 9 टाइम्स चल रहा है। लेकिन अब एक और प्रोग्रामर आएगा जो और अच्छा एफिशिएंट होगा, वो एक और चीज को चेक करेगा कि मुझे नंबर तक क्यों जाना है। जो मेरा पहला फैक्टर है 2, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। तो इस नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास कोई नॉन डेसिमल कोशेंट आए, तो वो तो इसका हाफ है। 10 के बाद जो 10 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है वो है 5।
5 के बाद आप किसी भी नंबर से 10 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या करेगा, j/2 तक इस लूप को रन करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू j/2। तो अब इस बंदे ने क्या करा, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देंगे हम, कोड उससे अच्छा लगेगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब इस बंदे ने क्या करा, लूप को और कम कर दिया। पहले ये जो लूप था ये 8 टाइम्स चल रहा है, पर आप देख सकते हो अब ये जो लूप काम करेगा वो सिर्फ 2, 3, 4 और 5 के लिए काम करेगा। इसके बीच में अगर मुझे एक भी उसका जो फैक्टर है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में, इन नंबर्स के बीच में 2, 3, 4, 5, अगर यहाँ पे मुझे इसका एक भी फैक्टर मिल जाता है तो सिंपल सी बात है, जो नंबर है ये नॉन प्राइम। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे, काउंट को प्लस प्लस डाल देंगे। अब अगर मुझे डिटरमाइन करना है कि नंबर जो है प्राइम है नहीं, यहाँ पे मैं डाल दूंगा काउंट इक्वल 0। अगर इनके बीच में मुझे एक भी जो वो फैक्टर है नहीं मिला तो मेरा नंबर प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। और यहाँ पे अगर हम डाल देंगे काउंट ग्रेटर देन 0, अगर काउंट 0 से बड़ा है, एक भी हमें वो मिलता है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि ये जो नंबर है नॉन प्राइम है, क्योंकि हमें फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, 0 फैक्टर्स होने चाहिए। अब एक और प्रोग्रामर क्या करेगा, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस होएगा। अगर मुझे एक भी, ये क्या कर रहा है 2, 3, 4, 5, अब ये तब भी सारे फैक्टर्स चेक कर रहा है। अब एक और प्रोग्रामर है, अगर मुझे कोई भी एक डिटरमाइनिंग नंबर मिल गया जिससे वो डिवाइड हो रहा है, जिससे 2 से ही डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका वो थर्ड फैक्टर बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ नीचे आके ब्रेक डाल देगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही मेरा जो काउंट है वो एक बार भी प्लस हो जाएगा, उसी समय जो मेरा लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जब आप ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती है हमारी सी में, तो ब्रेक का काम क्या होता है, अगर कंडीशन कोई एक सेटिस्फाई होती है तो उस लूप से एग्जिट कर जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कंडीशन है अगर ये एक बार भी ट्रू हो रही है, तो ये जो हम ये देख रहे हैं इफ़, अगर ये एक बार भी ट्रू हो गया तो मेरा जो प्रोग्राम है वो इस लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो अब आप देख सकते हो जो 10 है वो 2 से ही डिवाइड होता है, तो इसे एक बार ये चीज़ ट्रू हो जाएगी, पहली बारी में ही ट्रू हो जाएगी। काउंट प्लस प्लस होगा और ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम और ज़्यादा फास्ट होगा। और इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अभी भी आप इसमें एक इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मैं आपको कह रहा हूँ डिवाइड बाई 2, आप डिवाइड बाई 2 करो, वहाँ तक इस लूप को चलाओ। अब अगर किसी ने थोड़ी सी और अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखी है, जो लॉजिक बना सकता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे j/2 नहीं करेगा, वो यहाँ पे करेगा स्क्वायर रूट का इस्तेमाल। अगर कोई बड़ा नंबर है जो 2 से तो डिवाइड नहीं होता है बट प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसे 13 है, तो अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो फर्स्ट बारी में तो हमारा लूप ब्रेक ही नहीं हो सकता। तो इतना तो कंफर्म है कि ये लूप एक बारी से ज़्यादा चलेगा ही चलेगा। तो अब वो यहाँ पे क्या यूज़ करेगा, वो स्क्वायर रूट फंक्शन का इस्तेमाल करेगा, जो हम SQRT से यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर रूट जो फंक्शन है वो हमारा डबल के साथ यूज़ होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डबल स्क्वायर रूट डबल। तो इसमें आपको एक डबल नंबर डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आप स्कैन करोगे यूज़र से वैल्यू, उसको एक डबल में स्टोर करा दो। पावर फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन दोनों डबल के साथ यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ j और यहाँ पे डाल दोगे +1। वैसे आप डेसिमल के साथ भी वो काम कर सकते हो, ये चीज़ आप इंटीजर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इंटीजर डाल दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, स्क्वायर रूट काउंट होगा, बस वो उसकी डेसिमल वैल्यू जो है उसको इग्नोर कर देगा। इस चीज़ को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। कुछ टाइप कास्टिंग ऐसी होती है जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक कर देता है, कुछ टाइप कास्टिंग्स ऐसी होती है जो हमें करनी पड़ती है। टाइप कास्टिंग क्या होती है, सिंपली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। इम्प्लिसिट ये होती है कि जैसे यहाँ पे जो इंटीजर है और यहाँ पे डबल यूज़ हो, तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली जो मेरा इंटीजर है उसको डबल में डाल देगा। अब ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो इंटीजर डेटा टाइप है वो डबल से छोटा है। तो जो छोटा डेटा टाइप है वो बड़े में स्टोर हो सकता है, लेकिन बड़ा छोटे में स्टोर नहीं हो सकता। अगर आप किसी इंटीजर को कैरेक्टर में स्टोर कराओगे, आप करा सकते हो बाय द वे, इंटीजर को कैरेक्टर में स्टोर कराओगे तो वहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी, कंपाइलर अपने आप नहीं करेगा क्योंकि इंटीजर कैरेक्टर से बड़ा है। तो अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट करने का फ़ायदा क्या हुआ, फिलहाल इस पे बात करते हैं। यहाँ पे भी मैं एक ओपनिंग ब्रैकेट और ये +1 के बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दूंगा। थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, सपोज नंबर 81 है तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 45 के समथिंग आंसर आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40.5। तो मेरा लूप 2 से लेके 40.5 तक चलेगा। तो यहाँ पे भी मेरा लूप बहुत बार काम कर रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट क्या कर देगा, 81 का स्क्वायर रूट आता है 9, ठीक है।
अब 9+1 मैं कर रहा हूँ। 10+1 इसलिए होता है कि अगर कोई डॉट में आ रहा है तो डेसिमल नंबर आ रहा है तो इंटीजर में डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट तो स्टोर नहीं होता, तो हम +1 कर देते हैं कि एक वैल्यू ज़्यादा कर लो। तो जब मैं +1 से इसके साथ यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हो 9 × 9 एक ऐसा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होके उस नंबर को दे रहा है। बाकी के जितने भी नंबर से वो डिवाइड मल्टीप्लाई होगा वो 2 से लेके 9 के बीच में ही टूट जाएंगे। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज कोई नंबर है जैसे कि 75, तो 75 डिवाइड बाय आप 2 करोगे तो आपका 47 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 10 के बाद या फिर उसके स्क्वायर रूट के बाद जितने भी नंबर है, जब आप उनको मैथ्स में मैनुअली हैंड से ऐसे उनका HCF लेना चाहोगे या LCM वाला जो प्रोसेस होता है वो करोगे तो आप देखोगे वो भी 2 2 3 3 4 4 में टूट जाएंगे। तो उनको भी हम ऐसे यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो नंबर्स है वो भी 2 3 4 5 के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा जो टाइम होगा वो और कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा लूप और भी कम बार चल रहा है। अब ये चीज़ें जल्दी से कोई बताता नहीं है ऐसे, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी लॉजिक पे काम करती है। आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएंगे, पर वो आपको वो प्रोग्राम देंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि इन्हें आप देख के समझ सकते हो। लेकिन जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा, जब आप ज़बरदस्ती टाइप करोगे कि मुझे कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, तब जाके आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा एक लाइन में ब्रेक एक्स्ट्रा बढ़ गया है मेरा, एक स्क्वायर रूट फंक्शन एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है मेरा, तो मुझे थोड़ा सा कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैं टाइम है उसको एक्सपोनेंशियली कम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है जब आप ये चीज़ें सीखते हो, लॉजिक बिल्डिंग सीखते हो। तो लॉजिक बिल्डिंग का काम यही होता है कि आप एक एफिशिएंट प्रोग्रामर बन पाओ। ये चीज़ आपको कोई कोर्स नहीं सिखाएगा, ये चीज़ आप खुद से सीखोगे जब आप अपना दिमाग यूज़ करोगे, उसे लगाओगे। तो ये हो गई प्राइम नंबर के प्रोग्राम की बात। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम और बताऊंगा और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। और जो अगली वीडियो लाएंगे हम लाएंगे आपकी, इस पे क्वेश्चंस आएंगे पैटर्न प्रिंटिंग के। पैटर्न्स बहुत सारे आप प्रिंट कर सकते हो अलग अलग तरीके के, तो पैटर्न प्रिंटिंग हम देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम जो मैं सोच रहा हूँ अभी आपको और कराऊँ, वो मैं सोच रहा हूँ एक मैट्रिक्स का कराऊँ, उससे आपको नेस्टेड लूप का वो जो है कॉन्सेप्ट वो और अच्छे से समझ में आएगा। काम करते हैं हम एक स्टार्स की मैट्रिक्स प्रिंट करते हैं 4x4 की। मैट्रिक्स सबको पता है ना क्या होती है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन टेबुलर। चलो जिन्हें नहीं भी पता, बेसिकली अब मैं यहाँ स्टार्स से एक स्क्वायर प्रिंट करूंगा और उससे आपको 4x4 का, और उससे आपको पता चलेगा कि जो आपका ये नेस्टेड लूप है वो किस तरीके से काम करता है। उससे आपकी विजुअलाइजेशन थोड़ी और अच्छी होगी। तो यहाँ पे पहले मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जहाँ पे मैं i को करूँगा 0 से और i लेस देन मैं करूँगा 4, क्योंकि मुझे अपना जो ये लूप है वो 4 टाइम्स चलाना है। इसके अलावा मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाऊंगा। तो ये वाला जो फॉर लूप होगा, इसमें मेरा जो वेरिएबल होगा वो होगा j, जिसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज भी i की वैल्यू पे ही करूँगा। और या चलो एक बार इसको ना 0 कर देते हैं, i पे डिपेंडेंसी बाद में करवाएंगे। और इसको भी मैं लेस देन 4 ही चलाऊँगा, क्योंकि मुझे 4 टाइम्स 4 की जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट करनी है। तो j हमारा होना चाहिए लेस देन 4 और j भी हो जाएगा प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं ये डाल दूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा printf, और printf में मैं आपके स्टार से बनवाते हैं चलो ये वाली मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम डाल देंगे स्टार, वैसे इसको एस्ट्रिक्स कहते हैं। अभी मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा, अभी आप देखना मैट्रिक्स नहीं आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ चुकी है 16 स्टार्स की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें एक न्यू लाइन भी प्रिंट करनी है हर 4 स्टार्स के बाद। यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, इस i वाले लूप ने इस j वाले लूप को 4 बार रन करा दिया, और चूंकि ये j वाला लूप खुद 4 बार चल रहा है तो 4 टाइम्स 4 16 स्टार्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ जब भी j वाला लूप जो है वो खत्म हो, उसके बाद एक जो मेरी नई लाइन आए, तो इस लूप के बाहर मैं डाल दूंगा printf, और printf में यहाँ पे मैं डाल दूंगा \n जो कि न्यू लाइन देता है। इसको एक बार सेव करके रन करेंगे। अब आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे 4 स्टार्स 4 बार प्रिंट होके आ गए हैं। तो नेस्टेड लूप का काम क्या है, देखो आप यहाँ से लूप में एंटर करोगे, ये वाला लूप अभी फर्स्ट टाइम चल रहा है। अब इसके अंदर ये लूप है, ये फर्स्ट टाइम चलेगा, कंडीशन चेक होएगी, ट्रू है दोबारा चलेगा, कंडीशन चेक होगी, ट्रू है दोबारा चलेगा। फिर जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर मेरा i में जो रिमेनिंग कोड है यहाँ पे \n है ये एग्जीक्यूट होगा। इस सब के बाद ये लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा i वाला, फिर से अब i की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ कंडीशन चेक होगी, अब ये i = 2 के लिए चलेगा, फिर से वही वाला प्रोग्रेस होगा दोबारा, फिर से यहाँ पे नई लाइन आएगी, फिर जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा फिर से यहाँ पे i को चेक करेगा। तो नेस्टेड लूप्स का बेसिकली पर्पस क्या है, अगर आपको किसी एक लूप को, अगर आपको लूप को ही कई टाइम्स प्रिंट कराना है,
या फिर एक लूप है आपका, उसी को आपको कई बार चलवाना है। जैसे कि ये जो जे वाला लूप है मुझे 4 टाइम्स चाहिए था कि 4 टाइम्स ये वाला लूप चले, तो इसलिए मैंने इसको एक आउटर लूप दिया। तो ये होता है कंसेप्ट नेस्टेड लूप्स का। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पैटर्न प्रिंटिंग देखेंगे और वहीं से जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग है वो एकदम बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी और आप थोड़ा थोड़ा ऐसे लॉजिक बनाना सीख जाओगे कि आपको चीज़ें कैसे देख के, कैसे समझ के, प्रॉब्लम्स को कैसे तोड़ के उनका जो आंसर है वो आपको एक प्रोग्राम सोचना है, और वो भी एक एफिशिएंट वे में। जैसे अभी मैंने आपको प्राइम नंबर का बताया था, उसमें मैंने इतनी सारी वेरिएशंस बताई है। तो एफिशिएंट प्रोग्रामर का काम यही होता है कि जो अपनी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसका जो रेशियो है वो कम से कम रख। तो बस फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को करते हैं एंड। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।